ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन इंडक्शन मोटर में क्या क्या देख चुके हैं। उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, स्टेटर एंड रोटर टाइप, देन उसके प्रिंसिपल में जो डेरिवेशन का प्रूफ है वो, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, and then torque equation, power equations, slip, maximum minimum value of slip, torque speed characteristic, effect of change in supply voltage or stator voltage on torque speed characteristic, then 3 modes of a motor, then starter में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर अपन ने पढ़ लिया था। देन अपन ने पढ़ा था स्क्वायरल केज के लिए बेसिकली 3 टाइप के स्टार्टर यूज़ में लेते हैं। प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। और अपना जो स्लिप रिंग मोटर है उसके लिए अपन लेते हैं रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। तो अपन वही देखते हैं कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ स्टार्टर एंड व्हाई वी यूज़ इट। तो अपन ने देखा था कि इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच इज़ यूज टू परफॉर्म 2 फंक्शन। फर्स्ट क्या है कि हैवी करंट को रिड्यूस करता है, जिससे वोल्टेज डिप नहीं होता है, अपना ओवर वोल्टेज नहीं होता है, और ये मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में अपन ने कल देखा था ब्रीफली कि क्या होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में। अपन इसमें क्या करते हैं कि स्टेटर की वाइंडिंग को तो कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन जो रोटर की वाइंडिंग है, रोटर में इसमें वाइंडिंग्स कनेक्टेड होती है, वो वाइंडिंग स्लिप रिंग और ब्रशेस की सहायता से अपन क्या करते हैं इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही ऐड कर सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में अपन ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, उसमें बार्स लगे होते हैं, तो बार्स एंड रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो उन बार्स में अपन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी स्लिप रिंग मोटर्स हैं इस तरह से, उसमें क्या करते हैं अपन रोटर की जो वाइंडिंग है उसमें स्लिप रिंग एंड ब्रशेस की हेल्प से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होगा, आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि अपनी मेन प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम अपनी यही थी ना कि इनिशियल करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो अपना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया है, इससे आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यही अपन ने लिखा है इसमें। इन रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर द 3 टर्मिनल ऑफ द रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस थ्रू स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग की हेल्प से अपन उस रोटर की जो वाइंडिंग है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। फुल्ली सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द स्टेटर को अपन फुल सप्लाई वोल्टेज देते हैं। रेजिस्टेंस आर फुल्ली इन द सर्किट एट स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, रोटर की रेजिस्टेंस भी काउंट होंगे, आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं वो भी काउंट होंगे। सो द स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। द एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ईच फेज ऑफ द रोटर सर्किट नॉट ओनली रिड्यूस द करंट एट स्टार्टिंग बट इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। वो करंट को तो रिड्यूस करते ही है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन पावर फैक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, आपका पावर फैक्टर इंक्रीज़ होता है। पावर फैक्टर इंक्रीज़ होता है तो आपके टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली कट आउट एज द मोटर स्पीड अप। जैसे जैसे उस आपकी मोटर की स्पीड बढ़ती है, अपन धीरे धीरे उसके रेजिस्टेंस को कट आउट करते रहते हैं। एंड ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग कंडीशन द रोटर सर्किट रेजिस्टेंस इज कम्प्लीटली कट आउट एंड द स्लिप रिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड। तो क्या होता है, जब वो नॉर्मल वर्क करने लग जाती है तो इन तीनों रेजिस्टेंस को कम्प्लीटली शॉर्ट आउट कर देते हैं और ये स्लिप रिंग अपनी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो ओनली आपके पास ये रोटर का रेजिस्टेंस ही होता है। तो क्या करना है अपन को, स्टार्टिंग में अपन इस रोटर वाइंडिंग से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही आपकी मोटर ने नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, नॉर्मल स्पीड उसने कैचअप कर ली, उसके बाद में आप इन रेजिस्टेंस को कट आउट कर दोगे तो क्या होगा, ओनली आपके पास ये रोटर रेजिस्टेंस बचेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिए तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ हो जाता है अपना। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज़ यूज्ड ओनली इन
स्लिप रिंग मोटर नॉट इन स्क्वायरल केज। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायरल केज में क्या होता है, रोटर्स में बार लगी हुई होती है। दीज बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड वाया एंड रिंग। ये जो बार्स है वो एंड रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किटेड होती है। तो जब उसमें बार्स लगी हुई है तो आप एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करके एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हो। स्लिप रिंग में क्या होता है, उसके रोटर्स में वाइंडिंग्स कनेक्ट होती है, तो उस वाइंडिंग्स में अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। सो इसलिए अपन ये जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है ये ओनली स्लिप रिंग मोटर्स में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टार्टर फॉर स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में 3 टाइप के स्टार्टर है आपके, प्राइमरी रेजिस्टेंस या रियोस्टेट मेथड, ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड, और थर्ड वन है स्टार डेल्टा स्विच। ठीक है, तीनों में देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि क्या कहता है ये, कि ये कहता है कि आपका जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, और जो आपकी करंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो बेसिकली लॉजिक क्या है कि ये कहता है कि अगर अपन स्टार्टिंग में वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ कर दे, मतलब अगर अपन स्टार्टिंग में रिड्यूस वोल्टेज सप्लाई करें तो क्या होगा, आपकी करंट की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, आपके टॉर्क की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व। और जैसे ही आपकी मोटर ने नॉर्मल स्पीड कैचअप कर ली तो आप क्या करोगे, सप्लाई करने लग जाओ, जो नॉर्मल आपका रेटेड वोल्टेज है वो सप्लाई करने लग जाओ। यानी कि स्टार्टिंग में अपन अपना 220 की मोटर है, अगर स्टार्टिंग में अपन उसको 50 या 70 वोल्ट ही सप्लाई करें तो अपन ने रिड्यूस वोल्टेज सप्लाई किया है तो अपनी करंट भी रिड्यूस हो जाएगी और अपना टॉर्क भी रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही अपनी मोटर नॉर्मल स्पीड पे वर्क करने लगी तो अपन उसको अगेन 220 वोल्ट सप्लाई दे दें। दिस इज़ द बेसिक लॉजिक। अब जो आपके 3 मेथड है उसमें बस अलग अलग मेथड बताया कि अपन क्या करें जिससे अपन रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग में सप्लाई कर दें और रनिंग कंडीशन पे अपना फुल लोड सप्लाई हो जाए। बाकी बेसिक लॉजिक यही है। अब फर्स्ट मेथड है इसमें प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसमें इसने क्या किया, यहाँ देखो ये 3 फेज सप्लाई है आपकी, तो इस 3 फेज सप्लाई से यहाँ पे इसने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, R1 R। सपोज ये 3 रेजिस्टेंस इसने इस तरह से कनेक्ट कर दिए। फिर इन रेजिस्टेंस से इसने स्टेटर वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, मतलब ये जो स्टेटर के सीरीज़ में इसने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। रोटर को इसने कुछ टच नहीं किया, ये स्टेटर के साथ ही इसने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। तो अब इससे क्या हुआ कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पे 100 वोल्ट का बैटरी है। पहले ये 100 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट स्टेटर वाइंडिंग को मिल रही थी, डायरेक्ट स्टेटर को जा रही थी अपनी 100 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो अब कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। सपोज़ अगर यहाँ पे 30 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो अब स्टेटर के पास कितना जा रहा है, ओनली 70 ही तो जा रहा है। पहले आप इसको टोटल 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब क्या हुआ 30 रुपीज़ आपके इसने ले लिए, तो अब आप कितने दे पा रहे हो, ओनली 70 रुपीज़ ही तो इसको दे पा रहे हो। तो बेसिकली अपना यही तो कॉन्सेप्ट था कि अपन को वोल्टेज रिड्यूस करना था, तो अपन ने वोल्टेज रिड्यूस कर दिया। पहले अपना 100 वोल्ट जा रहा था, अब अपना 70 वोल्ट जा रहा है, तो बेसिकली अपना वोल्टेज रिड्यूस हो गया। तो बस यही किया इसने। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब इसने क्या कहा कि सपोज़ पहले आपका यहाँ पे V वोल्टेज था, तो पहले आपके स्टेटर को डायरेक्ट V वोल्टेज मिल रहा था। अब इसने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो अब ये बोल रहा है इसको केवल X ऑफ V वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इसको ऐसे समझो कि पहले आपके पास सप्लाई वोल्टेज 100 था, तो रेजिस्टेंस में 30 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो आपको स्टेटर में मिलता था 70 वोल्ट। सपोज़ अगर मेरे पास 1 रुपीज़ थे, अगर अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे मुझे ओनली x रुपीज़ ही मिले, तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 1 माइनस एक्स। सेम वही चीज़ है, पहले यहाँ पे V वोल्टेज था, अब यहाँ पे मुझे ओनली V ऑफ x ही मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना लॉस हो गया, 1 माइनस एक्स V, इतना लॉस हो गया। तो बेसिकली पहले जो मुझे V वोल्टेज मिल रहा था, अब यहाँ पे V ऑफ x मिल रहा है, x की वैल्यू लेस देन 1 है। मतलब पहले अगर मुझे यहाँ पे 100 वोल्ट मिल रहा था, तो अब सपोज़ x की वैल्यू अगर 0.1 कर दी मैंने, तो अब मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, ओनली 10 वोल्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली 10 वोल्ट मिल रहा है, तो हो गया मेरा वोल्टेज रिड्यूस। इनिशियली मैं उसको 10 वोल्ट से सप्लाई दूंगी, जैसे ही मेरी मोटर ने नॉर्मल स्पीड पे रन करना स्टार्ट कर दिया, अपन उसको अगेन 100 वोल्ट से सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही करा है इसने। अब इसने क्या लिखा है यहाँ पे, इन दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्राइमरी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ऑल द 3 फेज ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। तीनों फेज में प्राइमरी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एज अ रिजल्ट द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द स्टेटर वाइंडिंग
एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग इज़ रिड्यूस टू ए फ्रैक्शन एक्स ऑफ द रेटेड वोल्टेज। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हुआ, पहले जो आपका वी वोल्टेज मिल रहा था स्टेटर वाइंडिंग पे, अब आपको क्या मिलेगा, एक्स टाइम ऑफ वी वोल्टेज मिलता है। देयरफॉर वोल्टेज रिड्यूस हो गया, तो हाई इनिशियल करंट विल ऑल्सो रिड्यूस बाय द सेम फ्रैक्शन। यानी कि पहले अगर मुझे वी वोल्टेज मिल रहा था तो अब मुझे एक्स वी मिल रहा है। पहले अगर मुझे आई करंट थी मेरी स्टार्टिंग में, तो अब मेरी एक्स टाइम ऑफ आई करंट मिलेगी। पहले अगर मेरा स्टार्टिंग टॉर्क टी था, तो अब मुझे एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ टी स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है, इसलिए। जबकि आई और वी में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लेकिन टॉर्क और वी में वी स्क्वायर का है, इसलिए यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर। तो इतने टाइम से अपनी ये चीज़ें अब रिड्यूस हो गई। तो इन्हीं को आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो कि आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है टॉर्क स्टार्टिंग अपॉन टॉर्क फुल लोड का, ये अपना फॉर्मूला होता है कि टॉर्क स्टार्टिंग अपॉन टॉर्क फुल लोड इक्वल्स टू आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू फुल लोड पे स्लिप। तो अब देखो, पहले आपकी आई स्टार्टिंग थी, अब आपके पास क्या आ गई, एक्स टाइम ऑफ आई स्टार्टिंग। आई फुल लोड आ गया आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद में एक्स एफ, ये इस तरह से अपन ने लिख दिया, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो, फुल लोड करंट में और फुल लोड स्लिप में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि फुल लोड पे तो अपन वैसे भी नॉर्मल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चेंज कहाँ आया, ओनली स्टार्टिंग करंट में, ठीक है। यही सब यहाँ पे इसने लिखा है। नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। नेक्स्ट मेथड में ये क्या बोलता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे इसने रेजिस्टेंस कनेक्ट करे थे, सेम उसकी प्लेस पे अपन एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि सप्लाई से अपनी पावर आई ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर से फिर अपनी पावर जाएगी स्टेटर में, और जैसे ही अपनी मोटर नॉर्मल स्पीड पे रन करने लग जाएगी, अपन क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा देंगे कि अब सप्लाई से पावर सीधी स्टेटर में आएगी और स्टेटर से सीधी रोटर में जाएगी, ठीक है। तो अब ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पास ऑटो ट्रांसफार्मर भी कनेक्टेड रहेंगे। तो इसने किस तरह से कनेक्शन किया है, ये देखो, ये सप्लाई से ये आर फेज़ आया, यहाँ आया, ये स्विच कनेक्ट हो गया इससे। देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्टिंग वाला बटन प्रेस किया तो ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, ये स्विच इससे, सेकंड वाला, थर्ड वाला यहाँ पे इससे, फोर्थ वाला इससे, फिफ्थ वाला इससे, और सिक्स्थ वाला भी यहाँ पे एक बटन आएगा वो इससे कनेक्ट हो गया। यानी कि ये सारे स्विच कनेक्ट हो गए। तो अपनी करंट कैसे फ़्लो होगी, करंट अपनी इस तरह से फ़्लो होगी। सपोज़ ये आर फेज़ की करंट है, ये देखो, ये करंट आई आर फेज़ से इस तरह से यहाँ पे गई, ये स्विच इस तरह से कनेक्टेड है, ये ट्रांसफार्मर में गई, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकंड पॉइंट साइड, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ आई, और यहाँ से ये स्टेटर में चली गई, ठीक है, आर फेज़ की। अगर मैं वाई फेज़ की बात करूँ तो ये जो करंट आई यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुई, यहाँ चली गई। जो थर्ड वाला है मेरा फेज़, उसकी करंट यहाँ से आई, इस तरह से यहाँ चलेगी। तो तीनों फेज़ की करंट सप्लाई से आई ऑटो ट्रांसफार्मर में, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेटर की वाइंडिंग में गई है तीनों फेज़ की, ठीक है। सेम पहले रेजिस्टेंस में जाती थी, फिर स्टेटर में जाती थी, अब इसने रेजिस्टेंस के जगह यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। अब देखो, जब मैं इस रन पे क्लिक करती हूँ, जब मैं इस रन पे क्लिक करूँगी, ठीक है, ये था स्टार्टिंग में, ये दोनों स्टार्टिंग में क्या हुआ अपने पास कि ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, ये इस तरह से है ना। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर में आपके सर्किट में आ गया। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, ये वाला जो स्विच है ये घूम के इधर आ जाता है ऐसे, ये वाला स्विच घूम के इधर आ जाता है, ये वाला स्विच घूम के इधर आ जाता है, ये इस तरह से नीचे आ जाता है, तो ऊपर पूरा ब्लैंक हो जाता है ये। तो उससे क्या होता है कि अब किस तरह से अपने सर्किट कनेक्ट होते हैं, ये दोनों इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये कनेक्ट, ऊपर वाले सारे हट जाते हैं। तो क्या होता है, आपकी करंट कैसे फ़्लो होती है, देखो आर फेज़ की करंट देखो,
जो 3 फेज़ सप्लाई से आपकी करंट आ रही है ना, ये यहाँ पे आएगी। पहले क्या था, वो ऊपर जा रही थी और ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो रही थी। अब ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक हो गया। ये जो ऊपर आपके स्विच थे वो डायरेक्ट नीचे आ गए, यहाँ पे आके वो इससे कनेक्ट हो गए, ये डायरेक्ट चले गए स्टार्टर में। ये थर्ड फेज़, इस तरह से। तो अब क्या किया इसने, ऑटो ट्रांसफार्मर को कट आउट कर दिया। डायरेक्ट जो आपकी सप्लाई करंट है वो बिना ऑटो ट्रांसफार्मर में गई हुई डायरेक्ट स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो होने लगे इस तरह से। तो सेम वही चीज़ है, पहले अपन ने स्टार्टर रेजिस्टेंस यूज़ में लिए थे, अपन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ में ले रहे हैं। तो अब ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करने से क्या हुआ, ये देखो, पहले अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पहले अपन को सप्लाई वोल्टेज मिल रहा था V वोल्ट, और ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग थी, तो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है ये, तो एक फेज़ को मिल रहा था V√3। स्टार फेज़ में यही होता है, इतना वोल्टेज मिल रहा था। अब आपने क्या किया, पहले ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर से आपने आपकी स्टेटर वाइंडिंग कनेक्ट कर दी। तो उससे क्या हुआ, यहाँ देखो, ये आपका वोल्टेज है, कि आपने कनेक्ट किया ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट में एक फेज़ को कितना मिला, V√3। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट कितना होगा, अपन जब ट्रांसफार्मर पढ़ते थे इस तरह से, तो सपोज़ ये 100 वोल्ट था, अगर मैं स्टेप डाउन की बात कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में 70 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस 70 वोल्ट को अपन किस तरह से लिखते थे कि V2 किस पे डिपेंड करता है, N2/N1 इंटू V1, यानी कि K ऑफ V1। ये K क्या होता था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पे डिपेंड करता था इसका कि स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा, तो वही। तो अगर इनपुट V था, V1 था, तो आउटपुट होता था मेरा K V2, ठीक है। तो वही इसने किया कि अगर अपने पास यहाँ पे पहले V वोल्टेज था और स्टेटर को एक फेज़ में मिल रहा था V√3, अब ये V वोल्टेज है तो पहले ऑटो ट्रांसफार्मर को मिल रहा है V√3। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट कितना निकल रहा है, K टाइम्स ऑफ V√3। तो अब यहाँ देखो, अब आपके जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसको इतना वोल्टेज मिल रहा है, जबकि पहले उसको इतना वोल्टेज मिलता था। तो यानी कि वो K टाइम से रिड्यूस हो गया वोल्टेज, पहले V मिल रहा था, अब K टाइम से रिड्यूस हो गया, तो करंट भी क्या होगी, K टाइम से रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगा, K² टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। तो बस वही सब चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट है आपका स्टार डेल्टा मेथड, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, इसको एक बार रीड आउट करना अच्छे से। इसमें इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि अपन मशीन का अरेंजमेंट इस तरह से कर देंगे स्टेटर वाइंडिंग का, कि जो स्टेटर की वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग को तो आपको कुछ टच नहीं करना है, लेकिन जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसको इनिशियली अपन स्टार में कनेक्ट करके रखेंगे। कि स्टार जब अपन करेंगे तो उसको स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, किसको, स्टेटर की वाइंडिंग को। फिर जब अपनी मोटर नॉर्मल स्पीड पे रन करने लग जाएगी तो अपन क्या करेंगे, उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। तो इससे भी वही होगा कि आपकी वोल्टेज है वो 1/3 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, आपकी करंट भी 1/3 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, आपका टॉर्क भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बस वो किस तरह से रिड्यूस होगा वो आप कनेक्शन करने के बाद ही आप देख पाओगे। तो एक बार ये वाला मेथड रीड आउट करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। बाकी सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है, बस यही है कि जब मोटर स्टार्ट होगी तो उसको स्टार्ट में स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करना है, जब मोटर रन करने लग जाएगी तो अपन उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन करना है। ये स्विच पहले इस तरह से क्लोज होंगे, फिर बाद में वो इस तरह से ऊपर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके स्टार्टिंग में, ये हो गया आपका रनिंग कंडीशन में, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक कंपैरिजन है बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार, डेल्टा, तीनों टाइप के स्टार्टर में। तो यही देखना है, यहाँ पे फुल लोड प्रोवाइड होता है, यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कितना रिडक्शन होता है, 1/√3 का। यहाँ पे करंट की वैल्यू 5 to 6 टाइम होती है। यहाँ पे वही टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग रिड्यूस होती है, यहाँ पे 1/3 रिड्यूस हो जाती है। लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑटो ट्रांसफार्मर है, कॉस्टली होता है, तो ये हाई कॉस्ट। और अगेन स्टार डेल्टा कनेक्शन ही तो चेंज करें, अगेन लो कॉस्ट, ठीक है। ये हाई पावर, ये आप 5 हॉर्स पावर तक की मोटर में यूज़ कर सकते हो, ये आप लार्ज मोटर्स में यूज़ करते हो, और ये अप टू 10 हॉर्स पावर की मोटर्स में यूज़ करते हैं। तो बस यही छोटे छोटे कंपैरिजन है इनका, पर रीड आउट करना आप। जो भी डाउट होगा अपन इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी मैं आपको क्लास के लिए असाइनमेंट दे दूँगी, उसके लिए अपन गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लेंगे, तो वो असाइनमेंट आपको मुझे सबमिट करवाना है। आज आपकी हो गई है 20, मतलब आज आपका वेडनेसडे है, तो आज वेडनेसडे है
ओके, तो थर्सडे फ्राइडे को आप लोग मुझे सबमिट करवाओगे, ठीक है? ओके।